नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है देश को आत्मनिर्भर बनाने की, यानी कि बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की। और इस दिशा में हम बात करें कृषि के क्षेत्र की, तो ये भी कहीं अछूता नहीं है। और कृषि के क्षेत्र में किसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और विषय रहेगा फसल प्रणाली और वर्षा जल संचयन। और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में काफी संख्या में लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। विभिन्न फसलों की किसी भी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से निश्चित समय में बोने को सस्य आवर्तन या फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र का उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना है। एक ही फसल निरंतर बोने से अधिक प्रयुक्त होने वाले पोषक तत्वों की भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिससे उत्पादन घटता है, किसानों की आय में कमी आती है। इसलिए फसल चक्र को अपनाना बहुत ही लाभकारी है। इससे भूमि के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। किसानों की आय को दोगुना करने में फसल चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। फसल प्रणाली तकनीक किसानों को आत्मनिर्भर बनने में भी योगदान देती है। फसल चक्र के कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाकर मृदा की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है। जैसे दलहनी फसलों के बाद खाद्यान्न फसलें बोई जाएं, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। इसके अलावा अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल तथा अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें उगाना चाहिए, जैसे आलू, लोबिया, गन्ना, कद्दू वर्गीय फसल आदि। फसल चक्र में साग सब्जी वाली फसल का समावेश होना चाहिए। अतः इसके लिए खरीफ, रबी या जायद की फसलों में से एक फसल सब्जी वाली होनी चाहिए, जैसे आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर आदि। फसल चक्र में तिलहनी फसल का भी समावेश होना चाहिए। फसल चक्र ऐसा होना चाहिए कि वर्ष भर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग होता रहे। फसल चक्र निर्धारण के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किसान के पास उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि श्रम, पूंजी, सिंचाई इत्यादि का वर्ष भर सदुपयोग होता रहे एवं किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति फसल चक्र में समावेशित फसलों के द्वारा होती रहे। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। तो आज के हमारे इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं फसल प्रणाली की। कैसे इसको अपनाकर हमारे किसान आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं, इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.एस. पवार जी। डॉक्टर पवार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम विचार विमर्श में। धन्यवाद। तो डॉक्टर पवार, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फसल प्रणाली की। तो सबसे पहले तो आप हमारे किसानों को कार्यक्रम के माध्यम से फसल प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी ही दे दें। ये क्या है, कौन कौन सी होती हैं? हाँ, ये जो फसल प्रणाली की बात हुई कि फसलों को हम किस प्रकार से एक क्रम में उगा रहे हैं या एक साथ उगा रहे हैं, या उनको हम एक रोटेशन में ले रहे हैं या रिले के रूप में ले रहे हैं, इसको तो हम फसल प्रणाली का रूप देते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे अभी धान खड़ा है, धान के बाद जो गेहूं लेंगे तो ये धान गेहूं एक फसल प्रणाली हुई। धान में प्रति इकाई उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम इसमें सहफसली या इंटरक्रॉपिंग जो करेंगे, उससे प्रति इकाई क्षेत्र जो है कुल उत्पादकता बढ़ जाती है। और उसमें हम एक साथ 2 फसलें भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं, तो ये जो है सहफसली खेती हो जाता है। तो इस प्रकार से जो फसल प्रणाली है, कहीं कहीं आप देखेंगे हम धान काटने से पहले बरसी या अलसी या जौ की बीज बखेर देते खेत में 1 हफ्ता पहले। खेत में धान की फसल खड़ी है, लेकिन हमने इन फसलों के बीज हमने उस खेत में बखेर दिए। तो जब हम धान की फसल को हार्वेस्ट करते हैं, तब तक ये जो दाने हैं जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। तो एक हमारा खेत खाली नहीं हुआ, एक रेल के रूप में जो है एक के बाद एक। जी, कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ना है। एक फसल पककर जब तैयार हो जाए तो दूसरी की तैयारी कर लें। जैसे ही कटेगी तो दूसरी फसल भी हमारी तैयार हो जाएगी थोड़े समय में। जी हाँ। तो इस प्रकार से जो है इसको हम जो है फसल प्रणाली
बोलते हैं, और ये अनेक क्षेत्रों के लिए वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है और वहाँ की जो विपणन व्यवस्था कैसी है, ये उस पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप देखेंगे हापुड़ क्षेत्र में जी। आलू आधारित फसल प्रणाली है, और अगर आप मेरठ मुजफ्फरनगर में आ जाए, बागपत में आ जाए, तो यहाँ गन्ना आधारित फसल प्रणाली है। तो इन फसल प्रणालियों को हमने उनको सामाजिक स्तर पर मान्यता मिली है, तो हमने इसमें सुधार लाना है, प्रति इकाई उत्पादकता को बढ़ाना है। वो क्या तरीके हो सकते हैं उस क्षेत्र विशेष, उसमें सबसे पहले होती है उनकी एग्रो टेक्निक, जो उन्नत तकनीकी है, उसको हमने उपयोग में लाना है और किसानों से उसको करवाना है। जी, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर किसानों से ये काम करवाना है, फसल प्रणाली हमारे किसान अपना सके, लेकिन बात ये आती है कि किसानों को इसके प्रति थोड़ी जागरूकता की कमी आ जाती है। तो ऐसे में किसानों को अवगत कराया जा सके फसल प्रणाली के लिए, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने जो निर्धारित किए हैं कुछ मानदंड, उसमें हम कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता लेते हैं जी। उनके द्वारा किसानों में जितनी भी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने मौसम खबर एक अपना शुरू किया है व्हाट्सएप ग्रुप। इसके लिए हम 500 से 1000 किसानों को मौसम की खबर हर तीसरे दिन देते हैं, और क्या क्या उन्होंने खेतों में करना है, उन क्रियाओं को सिर्फ 3 दिन की क्रियाएं जो है वो किसान को हम बताते हैं। तो उसमें अपने आप कवर हो जाता है कि वर्तमान में फसल में क्या करना है और अगली फसल में आपने कौन सी फसल उगानी है। उसमें हम किसान की सलाह भी एक माध्यम रखते हैं। उसके लिए दूसरे हमने ऐप शुरू किए हैं, जैसे फसल प्रणाली, कृषि प्रणाली ऐप। इसके साथ साथ हमने शुरू किया है यहाँ का फल उत्पादक ग्रुप हमने बनाया है। इसके साथ साथ मौसम खबर। तो इनके जरिए हम किसानों से संपर्क में हैं। किसानों को हम फोन भी करते हैं कि आपको इस वक्त ये जरूरत है, और अगर किसान सभी बातें होती है, जैसे अलसी की बात है, अलसी को हम क्षेत्र में चाह रहे थे लेकिन किसान अभी तैयार नहीं हुए, तो हमने इसके मेडिकल गुण के बारे में उनको बताना शुरू किया, इसकी पौष्टिकता के बारे में बताया। तो हमने एक बात ऑब्जर्व की है कि 4 से 5% जो किसान है इसकी ओर जागरूक हुए। दूसरे, फसल प्रणाली में एक समस्या आई जब हम विविधीकरण की बात करते हैं जी। तो हमें विविधीकरण में सबसे जो आसान हमें फसल लगती है वो लगती है दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें। तो दाल वाली फसलों को जब हम किसान को कहते हैं, किसान लगाता भी है, उसको समस्या आई थी कि भाई उसकी फसल को पशु खा जाते। पशु कौन से हैं? या तो किसान के छोड़े हुए हैं, या नीलगाय हैं, और जंगली सुअर का भी प्रकोप हुआ है। तो हमने अनुसंधान करके पता लगाया, बहुत ही सिंपल टेक्निक हुई कि अगर दलहनी फसलों में तिल के बीज डाल दिए जाएं जी, एक तो आपको तिल की उपज मिल रही है, और तिल खड़ा होने से उसमें जो है नीलगाय, बंदर, इवन तोता भी उसमें अपना प्रकोप नहीं डाल पाता। तो छोटा सा हमने फसल प्रणाली में चेंज किया, उसमें तिल डलवा दिया, उनकी फसल बच गई जी। तो समय समय पर आप लोग जो है जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाते रहते हैं, चाहे माध्यम हमारा फोन हो, चाहे हमारी अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका ही हम इसमें क्यों ना ले लें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, फसल प्रणाली अपनाया जा सके और इससे हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, इसके लिए क्या किसी तरह के प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है? हाँ, जब देखिए हम विविधीकरण की बात करते हैं तो अभी तक किसानों में एक हमने देखा है इधर सर्वे करके कि किसान भाई जो है वो कहता है कि जो दलहन की फसल में बीज खेत में अपना फेंक दो, उनके उपज हो जाएगी। उपज तो हो जाती है लेकिन उनकी उपज बहुत कम मिलती है, 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसका हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। हमने उनको जो ऑयल सीड्स है, तिलहन की फसलें हैं, आप देखिए हमें 60,000 करोड़ का जो है तेल आयात करना पड़ता है जी। तो हमने एक ये भी उद्देश्य बनाया कि हम तिलहन को फसल प्रणाली में एक कंपोनेंट के रूप में रखें। तो इनका हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, किसान गोष्ठी आयोजित करते हैं, उनके गांव में जाकर इनका प्रदर्शन भी करते हैं जो उन्नत प्रजातियां हैं, और उनसे फीडबैक भी लेते हैं।
और इसके साथ साथ प्रशिक्षण के हमने एक बात और अलग से की है। आपने देखा होगा कि चाहे वो बड़ा किसान है, चाहे छोटा है, चाहे भूमिहीन किसान, जिसके पास 2 गायें भी है, हम उसको किसान की मानते हैं, या एक भैंस है, एक गाय है। क्या वो खाद्य और पोषण से भरपूर हैं या नहीं है, हम इसका भी उनको प्रशिक्षण और जानकारी दे रहे हैं। और आपको ये ताज्जुब होगा, जब हमने ये काम शुरू किया 2 साल पहले, तो इस क्षेत्र में हमने देखा था जो भूमिहीन किसान है, उनकी प्रतिदिन जो सब्जी खाने की क्षमता थी वो सिर्फ 37 से 42 ग्राम थी। और जबकि ICMR ने कहा है कि 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाए। तो हमने उनके यहाँ किचन गार्डनिंग, एक इसमें फसल प्रणाली में जो है, हमने किचन गार्डनिंग एक कंपोनेंट लगवाया। और उससे क्या हुआ, उनकी जो सब्जी खाने की जो क्षमता हुई वो 142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक चली। जी, तो ना केवल खेतों में ही अपनाना जरूरी है, बल्कि किचन गार्डनिंग के तौर पर भी इसे अपनाया जा सकता है। और हम अपने सेवन की ही यहाँ पर बात कर लें, अपने स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर पवार कि हम हर बार हमारे किसानों को बताते हैं कि फसल प्रणाली अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं, उससे न केवल हमारे खेत की मिट्टी अच्छी होगी, पर्यावरण अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अभी कुछ किसान ऐसे हैं जो इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने में थोड़ा संकोच करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उन किसानों के लिए हमने क्या किया है, हम कोशिश करते हैं उनके खेतों पर ही प्रदर्शन प्लॉट लगाए जाएं। अच्छा, कुछ किसान उसके लिए भी तैयार नहीं है, नहीं हमारे खेत में नहीं लगेगा जी। तो हम उसके बराबर के किसान के यहाँ प्रदर्शन लगा देते हैं। जिस फसल को हम वहां चाहते हैं कि ये किसान उसको लगाए, बराबर का वाला किसान लगाता रहता है। तो कभी कभी हमने देखा है कि उस किसान के यहाँ उस फसल का वो देखकर, परफॉर्मेंस देख के ही वो अपना लेते हैं। ज्यादातर किसान ऐसे ही करते हैं, दूसरे किसान की सफलता को देखकर, उनकी अच्छी उपज को देखकर उसे अपना लेते हैं। तो ऐसे में ये हम मान सकते हैं कि बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि एक किसान से सीखकर ही दूसरे किसान भी इस प्रणाली को अपना ले। हाँ, ये हमने और रखा। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने जागरूकता की कमी के कारण क्या किया हुआ था, जो भी उनके पास गेहूं का उत्पाद हुआ उसको रख लिया बीज के रूप में। उनका खेत खाली होता है, नवंबर में वही बीज बो देते हैं, दिसंबर में वही बीज बो देते हैं, और वो 15 से 20 जनवरी तक सेम वैरायटी को बोते रहते हैं। तो हमने देखा वो बोलते रहते थे कि जी हमारे तो उपज होती ही नहीं है। तो उसको जब एनालाइज किया तो देखा जो अग्रहिणी जाति, अगेती जाति है, उसको वो पद्धति में लगा रहे हैं, तो उपज कहाँ से होगी जी। इसके लिए हमने उनको प्रशिक्षण भी दिया, उनके गांव में जाके गोष्ठी भी की। और आपने पहले सही कहा था कि वो लोग नहीं मानने को तैयार होते, तो हमने उन्हीं गांव में चयन किया, और जो पछेती जाति, उन्नत जाति थी, उनको हम करनाल से लाए, दिल्ली से हमने लिया संस्थानों से, और उनका हमने प्रदर्शन प्लॉट लगाया। और आपको ताज्जुब होगा कि जिन किसानों के पास 1 से 2 कुंटल प्रति बीघा उपज होती थी गेहूं की, वो 4 से 5 कुंटल, यानी कि 50 to 60 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड जब गांव में हुई, वो किसानों को हमने फिर ले जाके दिखाई कि देखिए इसमें भी हो रही है। और उनसे हमने आकलन कराया, इस खेत में आप उपज बताइए कितनी होगी। तो उन्होंने भी यही आकलन किया कि ये 50 से 60 कुंटल हो जाएगी, तो आपके यहाँ भी हो सकती है। तो आप ऐसा कीजिए, अब हम आपको बीज नहीं देंगे, इनके यहाँ से खरीद के रख लीजिए। जो भी गेहूं आप 15 दिसंबर के बाद बोएंगे वो इस प्रजाति का बोएंगे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो वैरायटी हमारी जो है उसका सीड रिप्लेसमेंट रेशियो 80% तक हो गया। तो ये किसान में जागरूकता उनके खेत पे ही करने की जरूरत है जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यही कुछ उदाहरण है डॉक्टर पवार, जो हमारे अन्य किसानों को प्रेरित करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें आप अभी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं, उनसे वो ज़रूर प्रेरित होंगे, फसल प्रणाली को ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि ये न केवल हमारे उत्पादन को अच्छा बनाता है, बल्कि हमारे खेत की अगर हम उपजाऊ शक्ति की बात करें तो उसको भी काफ़ी अच्छा बनाता है। और हम बात कर रहे हैं आजकल आत्मनिर्भर होने की, तो आत्मनिर्भरता की ओर भी अपने कदम बढ़ाने में मददगार साबित होता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे डॉक्टर पवार, आत्मनिर्भर बन जाए किसान, इसमें फसल प्रणाली की क्या भूमिका हो सकती है? हाँ, देखिए होता क्या है कि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्लोगन दिया, बहुत ही अच्छा स्लोगन था।
हम इसको लेके गए, हमने कहा किसान आप भी आत्मनिर्भर हैं, हम्म। और जहां आप नहीं हैं आप हमारे साथ आइए, आप आत्मनिर्भर बनेंगे। उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए किसान को क्या जरूरत है? सबसे पहले उसका उत्पादन बढ़े, जी। उसके बाद उसमें विविधीकरण हो, जिससे वो अनेक प्रकार की जो चीजें हैं अपने यही उगाए, उसकी मार्केट पे जो निर्भरता है उसको हम कम से कम करें। इसके साथ साथ हमने एक और शुरू किया है, किसानों का ग्रुप बनाकर हमने गांव के एक यूथ को प्रेरित कर रहे हैं कि वो उस गांव का प्रोडक्ट ले ले, फार्म के डिस्पोजल हो। चूंकि किसान, आप देखिए, किसान पैदा कर देता है लेकिन वो बाजार में बेचने में कभी कभी असमर्थ भी होता है, और कभी कभी वो अपने में एक शर्म भी महसूस करता है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो या उसको मार्केट में कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से परेशानी महसूस होती है। तो हमने यूथ को उस बारे में प्रेरित कर रहे हैं, और एक दो जगह हमने देखा है वो गांव का प्रोड्यूस लेकर उसको पास की मंडी या दिल्ली की मंडी में ले जाकर बेचने के लिए तैयार हुए। इसके साथ साथ हमने कुछ बसों वालों से भी एग्रीमेंट किया है, वो सीधे ले जाते हैं और दिल्ली होटल वाले अपने यहाँ उतार लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें इंटरवेंशन करके हमने किसानों को उनका उत्पादन बढ़ाया, आमदनी बढ़ाई, तो वो समझे अब हमें सारी चीजों को अपने यहाँ उगाना है। सब्जी भी उगाएं, 4 से 5 पेड़ वो फल वृक्षों के भी कम से कम रखें अगर पूरा बगीचा नहीं है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहिम शुरू की है कि हम सहजन, मोरिंगा के कम से कम 2 पेड़ एक किसान के यहाँ लगे। मोरिंगा एक ऐसा वृक्ष है, इसके पत्ते भी खाते हैं, उसकी न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू है, यानी कि न्यूट्रिएंट तो है ही है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। उसकी फली भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं। और बिहार में तो एक स्लोगन है, जिसके यहाँ मोरिंगा के प्लांट है वो आदमी भूखा नहीं रह सकता। तो यही हम उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। तो ये जब छोटी छोटी चीजें हम गाँव में किसान के खेत पर, किसान के आसपास की खाली जमीन में कराएंगे, तो वो आत्मनिर्भर होगा और उसको मार्केट पर डिपेंडेंसी कम होगी। तो उसके पास एक्सेस प्रोड्यूस है, वो मार्केट में बिना किसी संकोच के बिकेगा। तो जी बिल्कुल, मार्केट तक, बाजार तक हमारे किसान अपनी उपज को सीधे तौर पर ले जाएंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनने में ये बहुत ही अच्छी भूमिका भी निभाएगा। इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 10,000 नए FPOs खोले जाएंगे, तो ऐसे में अगर हमारे किसान इनसे जुड़ कर के कार्य करते हैं तो किस तरह से उनको और फायदा मिलेगा? फसल प्रणाली के संदर्भ में ही मैं यहाँ जानना चाहूंगी आपसे। हाँ, इस संदर्भ में जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, ये 10,000 जो है FPO बनाने का वो है, और इसके लिए 500 करोड़ भी उन्होंने इसके लिए निर्धारित किए हैं। इसके लिए हमने किसानों को प्रेरित करना शुरू कर दिया है। तो किसानों की कुछ भ्रांतियां आ गई थी, वो बोलते थे जी 1,000 किसान होंगे, 10,000 किसान होंगे एक FPO में। तो हमने उसको दूर किया है। हमने बताया है कि जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ 300 किसान भी अगर एक हो जाएंगे तो एक FPO बन जाएगा, और 10 से 15 होंगे तो फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनेगा, और 8 से 10 या 15 फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बन के एक FPO तैयार होगा। इस क्रम में हमने अपने पास ही, यही सरदना के पास एक गांव में ये कार्यवाही भी शुरू कर दी है। क्योंकि जब तक हम इसको भी एक डेमोन्स्ट्रेशन रूप में नहीं दिखा पाएंगे किसानों को, किसान इसका फायदा समझ पाएंगे, तब तक एक बात वही रह जाएगी कि हम बोल रहे हैं सिर्फ, कर कुछ नहीं रहे। तो हम चाहते हैं कि ये FPO बने, और वो जो 1-2 FPO बने उसका उदाहरण दूसरे लोग देखें। तो अब हमारी भूमिका क्या है कि हमने सिर्फ उसको FPO को बना दिया और हमारी ड्यूटी खत्म होगी? नहीं, हमारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती। हमने देखना है कि कोई भी जो बायर है, कोई भी किसी चीज को खरीदा है, वो किलो या कुंटलों में नहीं लेता, उसको ट्रक लोड चाहिए। तो हम एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं बायर के साथ, भाई इस कमोडिटी को आप बताइए कब तक कितना ले सकते हैं। तो जो बायर हैं वो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जी हमें तो आप 10 ट्रक हमें मूंग की दाल दे दी। तो 10 ट्रक मूंग की दाल पैदा करने के लिए हम उन किसानों में जो है वो प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे कि मूंग का क्षेत्र उसका बढ़ाया जाए और वहां हम गन्ने का क्षेत्र थोड़ा कम करें। अभी हमारे पास एक ग्रुप हो रहा है, वो कहता है कि सर अगर आप 6 महीने हमें 8 से 10 ट्रक प्रतिदिन केला दे सकते हैं तो मैं आपसे पहले ही नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं उसका भाव।
तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। जी। ये संभव हो सकता है जब एफपीओ देंगे, किसान संगठित होकर एक जगह ग्रुप में इस फसल को उगाएंगे। तो हम इस पे भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब देखो केले की बात आई तो हम केला हमने उन्नत प्रजाति का देखा जी। और ये भी देखना है कि वो केला उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक पैदा हो। जैसे इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखे G9 बहुत अच्छी फसल है, लेकिन वो पाले से मर जाती है। उसके किसान को ज्यादा लाभ तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। तो हमने जो है अपने जो अनुसंधान वैज्ञानिक है उनसे कहा है कि हमें केले की एक अच्छी फसल के बारे में कैसे उगा सकते हैं और कौन सी प्रजाति का इसमें काम होना चाहिए। जी, तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि फसल जो है जलवायु के अनुरूप ही और साथ ही साथ मांग के अनुरूप ही लगानी चाहिए और उन्नत किस्मों की लगानी चाहिए। ऐसे में फसल का चुनाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से हमारे किसान फसलों का चुनाव करें या फिर किस तरह की फसलों का समावेश हो जिससे हमारे किसानों को और फायदा मिल सके, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, फसल चुनाव में हमने वही बात रखी है कि किसान को उस फसल की मांग के आधार पर सप्लाई करने की क्षमता पैदा हो। जी। दूसरा भी आपसे बात किया था मृदा उर्वरता, मिट्टी में वो फसल ऐसी भी हो कि ऐसा ना हो कि हम सारी एग्जॉस्टिव फसल लगा दें और वो खेत को खाली कर दें। जैसा कि हरित क्रांति में हुआ, हम खाद्यान्न उगाने पर ही कंसंट्रेट करते रहे और हमारी जो सोयल थी वो सारे न्यूट्रिएंट निकल गए। अब हम उसको करना चाह रहे हैं, उसको स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं जिससे कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उसमें हो। तो उसके लिए हम लेग्यूम भी डाल रहे हैं, तिलहन भी डाल रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ये भी हम बता रहे हैं किसानों को कि अगर आप लेग्यूम करेंगे, उगाएंगे तो इतना ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में जाएगा। इसके साथ साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो गई है जी। इसको हम ऐसे खेत में उसको लंबे समय तक हम स्थिर कर सकते हैं जिससे कि उसका प्रभाव वातावरण में कम से कम हो। ये चीजें ध्यान में रखी जाती है, लेकिन मुख्यतः इसमें हमने प्रायोरिटी जो देते हैं वो किसान क्या चाहता है, किसान के साथ बैठ के मंत्रणा करके हम उस फसल का निर्धारण करते हैं और उसमें जो है सारे क्रॉप रोटेशन के जो सिद्धांत है उनको हम अपनाते हैं। और ये अब हमारी कोशिश है एफपीओ के जरिए हम बल्क में प्रोड्यूस कराएं जिससे कि बायर आज यूथ वहां से इकट्ठा करके ला रहा है, कल बायर सीधा एफपीओ के गेट पे जाए अपना ट्रक लेकर और वहां से प्रोड्यूस लेके वो जाए और पर पेपर करे। ये हमने इसमें कुछ अपने मानक निर्धारित किए। जी बिल्कुल डॉक्टर पवार, तो इस तरह से हमारे किसानों की आप लोग मदद कर रहे हैं और हर स्तर पर मदद की जा रही है ताकि हमारे किसान से फसल प्रणाली को अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। और जैसे आपने जानकारी दी कि आप लोग समय समय पर हमारे किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो जैसे अभी समय चल रहा है, कोविड-19 का संकट है, तो ऐसे में भी क्या किसान आपका रुख कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हमने किसानों के साथ कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। हाँ, उनको हमने सिखाया। इवन जब गेहूं कटाई हो रही थी, हम लोग किसानों के खेतों पर गए, हमने उनको बताया कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क कैसे लगाना है और फसल काटते वक्त आपने अपने को जो कोरोना वायरस है इससे बचा के रखना है। और ये भी हमने उनको बताया कि आप अपने को ही नहीं अपने परिवार को बचा रहे हैं, अपने गांव को बचा। तो ये हम प्रेरणा उनको देते रहते हैं जी। तो ऐसी एहतियात बरत के हमारे किसान निश्चित तौर पर रुख कर सकते हैं फसल प्रणाली के लिए, प्रशिक्षण के लिए, और साथ ही साथ हमारे किसान जागरूक भी हो सकते हैं। और अगर फसल प्रणाली को अपनाते हैं तो ना केवल ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, उन्हें अधिक उत्पादन मिलेगा और बल्कि उनकी जो खेतों की मिट्टी है वो भी काफ़ी अच्छी और उपजाऊ हो जाएगी। तो ऐसे में यही संदेश है हमारे विशेषज्ञों का भी और हमारा भी हमारे किसानों के लिए कि फसल प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और इसको अपने लिए ही फायदेमंद आप बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर पवार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
तो जाना आपने फसल प्रणाली के संदर्भ में विस्तार से। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे और विचार विमर्श का हमारा ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं फसल प्रणाली और वर्षा जल संचयन की, और फसल प्रणाली पर विस्तृत जानकारी हम हासिल कर चुके हैं हमारे विशेषज्ञ से। अब बारी आती है वर्षा जल संचयन की। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जल के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई और प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर चुके हैं कि भूमिगत जल स्तर में कमी आई है। कृषि जगत में तो बिना पानी के खेती संभव ही नहीं है। ऐसे में जल संरक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण की बात करें तो यहाँ पानी के मुख्य स्रोत ग्लेशियर, नदियाँ, झीलें, सभी आकार की जलधाराएं, बारिश का पानी और झरने हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई तरीकों से पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। सतह जल संग्रह कर बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सकता है। सतह जल वो होता है जो बारिश के समय नीचे गिरकर जमीन के निचले भागों में बह जाता है। इस पानी को बड़े बड़े ड्रेनेज पाइप के जरिए कुओं और तालाबों में इकट्ठा किया जा सकता है। इसके अलावा छत पर गिरने वाले बरसात के पानी को ऊंचाई पर खुली टंकियां बनाकर उनमें एकत्रित किया जा सकता है। जमीन के अंदर भूमिगत टैंक बनाकर भी पानी को संरक्षित किया जा सकता है। इसमें बरसात के पानी को भूमिगत टैंकों में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाता है। जल संरक्षण का ये तरीका काफी कारगर है, क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता और लंबे समय तक पंप के जरिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा
बरसात के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में भी इकट्ठा कर पहाड़ों में जल संरक्षण किया जा सकता है। इस तरीके से जमा किए गए पानी को कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। खेती करते समय किसान अगर फसलों की सिंचाई के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की खपत कम से कम हो, इससे भी पानी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। किसान टपक सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर विधि और मटका विधि से फसलों में सिंचाई कर जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। जल के महत्व को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करता है। तो आपने देखी अभी एक खास रिपोर्ट। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर सिंह, मॉनसून का समय है, बरसात हो रही है, काफ़ी जगहों पर अगर हम बात करें तो बाढ़ की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। तो ऐसे में वर्षा जल संचयन कितना ज़रूरी हो जाता है, सबसे पहले तो आप इस पर ही बता दें। इसमें जैसे कि आपने कहा, मानसून में प्लेन्स में बाढ़ आ रही है और फिर पहाड़िया क्षेत्रों में जल संचय की आपने बात करी जी। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जल का संरक्षण ठीक तरीके से हो, पहाड़ी क्षेत्र का मतलब है जो ऊपर के क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्षा होके पानी वहां से बहा के नीचे चला जाता है, मैदानी इलाकों में जाता है जी, मैदानी इलाकों में चला जाता है, और वो पानी इतनी ज्यादा मात्रा में चला जाता है कि वहां पे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर इस पानी को हम संरक्षित करें पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊपर के क्षेत्रों में, तो ये पानी हमारी मिट्टी के अंदर या फिर जो आपका भूजल है उसमें जाके मिलेगा और कुछ मिट्टी के अंदर जाके धीरे धीरे निकल के आएगा, और उससे आपकी बाढ़ का जो खतरा बनता है, जिससे कि बहुत सारा पानी एकदम से हमारी नदियों में आ जाता है, उससे भी बचा जा सकता है जी। और हमारी नदियों में जो पानी का बहाव है वो सूखे के टाइम पे भी बना रहेगा, और जब ज्यादा बारिश होगी उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं आएगा जिससे कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए। तो ये दोनों चीजें आपकी सॉल्व हो सकती हैं अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जल का संरक्षण करें। जी, तो आपने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जल का संरक्षण किया जाए तो मैदानी इलाकों में बाढ़ की परिस्थितियों से बचाव किया जा सकता है। ऐसे में जानना चाहेंगे किस तरह के तरीके अपना सकते हैं वर्षा जल संचयन के लिए, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में। इसमें कुछ तरीके तो बहुत ही पारंपरिक हैं हमारे, और बहुत ही पुराने समय से उनको अपनाया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर से जहाँ जहाँ पे कृषि भूमि है, वहाँ कृषि भूमि ढालू क्षेत्र होने की वजह से सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, और सीढ़ी नुमा खेत बना के उन पे हम कृषि करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पहाड़ी क्षेत्रों में जल का संरक्षण करने के लिए और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। मिट्टी का कटाव को कम करना भी बिल्कुल एक्चुअली उसी तरफ इंगित होता है कि हम जल का संरक्षण कर रहे हैं। जल का संरक्षण करना या मिट्टी का कटाव रोकना दोनों एक सी ही बातें हैं जी। अगर हम जल का संरक्षण कर रहे हैं तो मिट्टी का कटाव भी कम होगा, और पानी जो है, पानी को मिट्टी के अंदर घुसने का टाइम मिलेगा, जिससे वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर संरक्षित होता हुआ धीरे धीरे नीचे छोटे छोटे नालों में, स्प्रिंग्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में आएगा, और उससे जो है एक पेरेनियलिटी जिसको हम कहते हैं रिवर्स में बनी रहेगी, और उससे हमारी कृषि को भी लाभ होगा, मिट्टी का कटाव भी कम होगा, और पानी का संरक्षण जो होगा उससे हमारी मिट्टी में पानी की मात्रा, मॉइस्चर जिसको सॉइल मॉइस्चर के रूप में बोला जाता है, वो बना रहेगा। सीढ़ी नुमा खेत की मैंने बात एक बताई। उसके अलावा ढालू क्षेत्र जो है आपके, जहाँ पे आपका नेचुरल प्राकृतिक वेजिटेशन या आपके ट्रीज हैं, उनमें खंतियाँ बनाई जाएं। अगर उनमें खंतियाँ बनेगी तो पानी उनमें कुछ जाएगा और धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी पानी की कम हो जाएगी, जिससे पानी का संरक्षण बनेगा। और उसके अलावा ऊपरी क्षेत्रों में, पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों में खाल, चाल, नौलास
इस तरह की पद्धतियां भी पारंपरिक रूप से उपलब्ध हैं, जो कि आज की डेट में काफी एक तरह से नेग्लेक्टेड हो गई हैं। तो उनको भी बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे कि पानी का संरक्षण बढ़ाया जा सके और हमारे मिट्टी में पानी का रिचार्ज बढ़े, उससे फिर हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज बढ़े और जो हमारे स्प्रिंग्स आज की डेट में पहाड़ी क्षेत्र में जो सूख रहे हैं उनका जो है दोबारा से एक तरह से रिजेन्युएशन हो सके, वो दोबारा से एक तरह से जीवित हो सके, तो हमारा पानी का एक तरह से बरकरार पानी की उपलब्धता बरकरार रह सके पहाड़ी क्षेत्रों में और नीचे के क्षेत्रों में। जी, तो ये कई जी तमाम तरीके हैं जिससे हमारे जो किसान हैं खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा का जल संरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इनकी जानकारियाँ हमारे किसानों तक किस तरह से पहुँच रही हैं, और साथ ही अगर सरकारी मदद की बात की जाए तो किस तरह की मदद हमारे किसानों को मुहैया कराई जा रही है इस दिशा में? हाँ, हम हमारे सरकार की तरफ से खासकर से जो हमारे राज्य की सरकारें हैं, तो उन सब जगहों में सभी ज़्यादातर जिलों में जो पहाड़ी जिले हैं खासकर से, उनमें सब में एक वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम चला हुआ है, बहुत पहले से चला हुआ है हमारे देश में। एक तो ये प्रोग्राम एक्चुअली जल संचय के लिए और जल संरक्षण के लिए, भूमि कटाव को रोकने के लिए, इन सब बातों को जो है किसानों की लिए मुहैया कराता है। जल संरक्षण के लिए या जो भी विधियां हो सकती हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू। दूसरा, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, हमारा कृषि विभाग है सभी राज्यों में, तो उनमें भी हमारे जो कृषि अधिकारी हैं वो जल संरक्षण और भूमि कटाव को रोकने के तरीके उनको एक्चुअली बताए हुए हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में, वो किसानों को मुहैया कराते हैं। उसके अलावा जैसे कि हम लोग ICAR को बिलोंग करते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लोगों का डिमॉन्स्ट्रेशंस के रूप में किसानों के फील्ड्स पे हम लोग भी अपने डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं कि किस तरह से जल संरक्षण के उपाय अपनाए जा सकते हैं और उनसे किसान लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी पैदावार को भी अच्छी तरीके से, अपनी जो फसलों की पैदावार है उसको भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हर स्तर पर हमारे किसानों को जागरूक करने की मुहिम चली हुई है, न केवल संस्थान में ही बल्कि किसानों के खेत में जाकर भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और हमारे किसान भी इसमें अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, मददगार साबित हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करते हैं डॉक्टर सिंह, तो वहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि बागवानी फसलों का चलन है, वहाँ पर किसानों का रुझान बागवानी फसलों की ओर है। तो ऐसे में बागवानी फसलें बरसात के पानी से प्रभावित ना हो, वो सुरक्षित बनी रहें, ऐसे में किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बागवानी फसलों में खासकर से आप अगर हिमाचल, जम्मू कश्मीर की बात देखें तो वहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा एक्चुअली डेवलपमेंट हुआ है पिछले सालों में। और पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पानी तो रुक नहीं पाता है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा होके इकट्ठा होके फसलों को नुकसान हो जाए तो वो स्थिति तो पैदा नहीं होती है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि मिट्टी का कटाव हो जाता है। ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा अगर हो गया तो उससे हमारी फसलों को नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों को सबको ये बात कही जाती है मानसून शुरू होने से पहले कि अपने खेतों की मेड़बंदियाँ, अपनी खंतियों की सफाई, अपने जो छोटे मोटे उनके सॉइल कंजर्वेशन के या जल संरक्षण के आपके स्ट्रक्चर हैं या आपके छोटे मोटे टैंक्स, तालाब हैं, उनकी सफाई, उनकी मेड़बंदियाँ, ये सारी चीज़ें मानसून से पहले कर दें तो इन सब चीज़ों से बचाव हो सकता है। और हमारी बागवानी जो फसलें हैं उनमें अगर मिट्टी का कटाव होने का चांसेस हैं तो उनमें अपनी खंतियों को ठीक करें, उनके थाले जो बने हुए हैं उनको ठीक कर लें तो जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो और जल संरक्षण भी हो सके और हमारी बागवानी फसलों को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो किसानों को करना होता है हर मानसून के पहले। और इसके अलावा बागवानी फसलों में केवल आपकी हॉर्टिकल्चर की फसलें ही नहीं आती हैं, इसके अलावा जैसे सब्जियां हैं और कुदरत ने पहाड़ों में इस तरह का वातावरण दिया है कि हम वहाँ बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं।
जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में टमाटर का रेट किस तरह से हाई पहुंचा हुआ है। ये सारा टमाटर हमारा मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों से आता है। तो किसान भाई बहुत अच्छा फायदा सब्जियों को उगा के भी कर सकते हैं, वो भी एक बागवानी और हॉर्टिकल्चर में ही आता है। और काफ़ी किसान लोग इसमें एक्चुअली जुड़े हुए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और बहुत गांव में खासकर से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इवन आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, तो वहाँ पे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करते हैं फार्मर्स, और वो मैदानी क्षेत्रों को जाता है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा किसान भाई एक्चुअली करते हैं। तो जी, उनमें हमारे भी किसान फायदा तो उठा सकते हैं डॉक्टर सिंह, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों के युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं। हाँ। और उनका जो हम कहें उनकी रुचि खेती बाड़ी के कार्य में नहीं है। ऐसे में उनके पलायन को रोका जा सके, और अगर हम कोरोना काल की अभी बात करें, कोविड-19 के संकट काल की बात करें, तो ऐसे में काफ़ी लोग वापस भी गए हैं, घर वापसी भी हुई है, गांव वापसी भी हुई है, ऐसे में युवाओं की और अन्य लोगों की भी। तो ऐसे में कृषि की ओर उनका रुझान बढ़ाया जा सके, इस पर क्या कार्य किया जा रहा है? तो इसके लिए मैं खुद भी एंगेज्ड हूँ इस कार्य में, और एक उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला है, वहाँ पे मैं अभी एक अपना प्रोजेक्ट शुरू किया हूँ, और वो खासकर से वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर है, जल संरक्षण के ऊपर ही है। तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं, जो हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इन स्प्रिंग्स को इकट्ठा करके अगर हम पानी की हार्वेस्टिंग करके कहीं इकट्ठा करके और उससे खेती करें, तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। खासकर से पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपका इरिगेटेड एरिया है, जो सिंचाई वाला क्षेत्र है, वो बहुत कम है, और इसके कम होने की वजह से युवा वहाँ के खेती में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कि रेनफेड में जो असिंचित क्षेत्रों में खेती की जाती है या कृषि की जाती है, उनसे उनको उतना फायदा नहीं होता है, नहीं मिल पाता जी। फायदा नहीं होता है, तो वो सीधा क्या करेंगे, नीचे की तरफ आपके शहरों में चले जाएंगे, वहां पे अपना कुछ छोटी मोटा रोजगार ढूंढ के उसको करेंगे। आज की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है, युवा वापस गांव की तरफ जा रहा है जी। तो वहां पे वो तभी रह पाएगा जबकि वहां पे वो कुछ इस तरह की कृषि करे जो कि लाभप्रद हो। लाभप्रद कृषि आपकी तभी हो सकती है जब आपके पास सिंचाई का साधन हो। तो सिंचाई का साधन पहाड़ों में बढ़ाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और जो कि जल संचय, जल संरक्षण के द्वारा किया जा सकता है। तो क्या डॉक्टर सिंह हम कह सकते हैं कि हमारे युवा जो हैं, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर वो इन सभी चीजों को अपना लें? तो बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। मैं इसका एक आपको जीता जागता उदाहरण एक देना चाहूँगा। पिछले 5 साल से पहले, 4 साल पहले एक हमने प्रोजेक्ट किया था, त्यूनी के पास में है, हटाल और सैंज गांव में। वो वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर है, स्प्रिंग वाटर हार्वेस्टिंग है, उसमें किया गया है, और उसमें एक नई टेक्नोलॉजी हमने एक्चुअली वहां पे डिमोन्स्ट्रेट करी है। उसको बोलते हैं इंटर वाटरशेड वाटर ट्रांसफर। एक वाटरशेड से दूसरे वाटरशेड में पाइप के द्वारा पानी ले जाके हमने वहां पे एक डिमोन्स्ट्रेशन किया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 4-5 साल से वहां के किसान करीब करीब 6 करोड़ रुपए का टमाटो गोभी बेचते हैं हर साल। तो वहां पे एक तरह से इस तरह की आत्मनिर्भरता आ गई है कि वहां के सभी युवा वापस आके अपने गांव में बस गए हैं, और टमाटो और उसके अलावा गोभी, कैप्सिकम, मटर, इस तरह की खेती करके आज़ादपुर मंडी दिल्ली, देहरादून मंडी, उसमें वेजिटेबल्स को भेज के बहुत अच्छा मुनाफा कमा के अपने गांव में बसे हुए हैं, और एक तरह से आत्मनिर्भर हैं। और ये जीता जाता एग्जाम्पल जो है, दूसरे पहाड़ी क्षेत्र में भी इसको अपनाया जा सकता है, और इस पे काफ़ी काम हो रहा है। खासकर से उत्तराखंड गवर्नमेंट का, जहाँ तक मुझे एक्चुअली याद है, तो यहाँ पे काफ़ी इसको महत्ता दी जा रही है कि किस तरह से सिंचाई के क्षेत्र को पहाड़ों में बढ़ाया जाए, जो कि करीब 10-12% ही है हमारा उत्तराखंड में। तो इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिवोल्यूशन आ सकता है, खासकर से कि आत्मनिर्भर भारत की ओर काफ़ी युवा इसमें जुड़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं जो कि उनको बहुत फायदा दे सकती है।
जी, साथ ही डॉक्टर डीवी सिंह आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों के किसान हैं, जो वो वर्षा का जल संचयित कर लेते हैं, उसके बाद क्या वो आधुनिक तकनीकें जो हैं, पद्धतियां जो हैं सिंचाई की, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे पहाड़ में जब आपके पास एक्चुअली हम लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं, पहाड़ में पानी की कमी नहीं है जी, यहाँ पे इस तरह की दुविधा है कि पानी आपके पास भरपूर है फिर भी कमी है, एकत्रित नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम भरपूर उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। उसका इस्तेमाल हम नहीं कर जी। पा रहे हैं। तो आधुनिक तकनीक अवेलेबल हैं, उसमें बहुत सारी सिंचाई की, जैसे स्प्रिंकलर है, माइक्रो इरिगेशन है, उनको अपना के हम अपना इरिगेशन का जो एरिया है, जो हमारा सिंचित क्षेत्र है, उसको बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा क्षेत्र में हम कृषि कर सकते हैं, कम पानी की अगर हमारे पास मात्रा है। उसके अलावा यहाँ पे अभी जो हमारा अनटैप्ड स्प्रिंग्स हैं, अनटैप्ड पेरिनियल फ्लो हैं पहाड़ में, उनको टैप करने की ज़रूरत है, उसका स्टोरेज बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर वो हम कर लें और साथ साथ आधुनिक जो तकनीक है हमारी स्प्रिंकलर की या माइक्रो इरिगेशन की या जल संरक्षण के दूसरे तरीके उनके साथ अगर अपनाए जाएं, तो इनसे बहुत फायदा हो सकता है और हमारा जो पहाड़ है एक तरह से दोबारा से एक्चुअली वहाँ पे माइग्रेशन बिल्कुल रुक सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि रिवर्स माइग्रेशन वहाँ हो जाएगा और एक तरह से खुशहाली यहाँ पे आ जाएगी। और हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं, जो युवा हैं, वो भी आत्मनिर्भर हो पाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि उन्हें इन तमाम बातों की जानकारी हो और वो इन सब से लाभ ज़रूर लें। वर्षा का जल संचयित कर रहे हैं हमारे किसान, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके चलते असिंचित क्षेत्र हो रहे हैं और खेती बाड़ी के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर सिंह कि किस तरह से हमारे किसान वर्षा का जल संचयन करके अच्छी खेतीबाड़ी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं? मेरा सबसे पहला सुझाव सभी किसान भाइयों को, खासकर से जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, अपने गांव के आसपास जितना भी एरिया है जहां पे प्राकृतिक वेजिटेशन है, प्राकृतिक संपदा के रूप में वन है, झाड़ियां हैं, ग्रास हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण सबसे पहले करें। अगर उनका संरक्षण हो गया तो वर्षा के जल का संरक्षण भी हो जाएगा। उसके बाद जो इस विधि से वर्षा का जल का जो संरक्षण होगा, वो धीरे धीरे हमारे स्प्रिंग्स में, स्ट्रीम्स में आएगा और उसको हम इकट्ठा करके, उसको अगर मान लिया कहीं स्प्रिंग दूर दराज है, करीब 5 किलोमीटर पे है या 4 किलोमीटर है गांव से, तो वहां से के द्वारा उस पानी को लाके, ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से लाया जा सकता है। HDP पाइप बहुत ही चीपर पाइप है, उसके द्वारा उस पानी को लाके एक कच्चे तालाब में इकट्ठा किया जा सकता है। कच्चे तालाब में खासकर से एक मटेरियल आता है जिसकी लाइनिंग की जाती है, उसको सिल्पोलिन या दूसरा मटेरियल कुछ यूज किया जा सकता है, उसकी लाइनिंग करके उसमें हम इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से उसको अपने खेतों में जो है हम ग्रेविटी के द्वारा ही सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है बहुत अच्छी टेक्निक है जिस किसानों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो जल का संरक्षण होगा, उनके जो वन है, उनके आसपास का जो जंगल है, जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाए। और जो ग्रेजिंग करते हैं, एक तरह से अनकंट्रोल ग्रेजिंग होती है पहाड़ में, अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, तो वो जानवर अपनी मर्जी से आधे पेड़ खाता है, कुछ को नष्ट कर देता है, तो उस पे भी ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अनकंट्रोल जो ग्रेजिंग हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको कंट्रोल करना, अपने वनीय क्षेत्र को बचाना। जो के सीढ़ीदार खेत हैं उनको उन्होंने खाली छोड़ के रखा हुआ है आज की डेट में, उनमें अगर वो कृषि कार्य दोबारा से शुरू करें, उनमें दोबारा से हल लगे, तो कुछ वर्षा का पानी मिट्टी के अंदर जाएगा, उससे भी जल का एक बहुत अच्छा संचय होगा। बहुत सारा अच्छा जो है एक तरह से संरक्षण का ये तरीका है जो हो पाएगा और दोबारा से एक्चुअली एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये कई बातें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। पहले वनों का संरक्षण, वनों के संरक्षण के साथ साथ उनको नष्ट ना करना, कंट्रोल ग्रेजिंग करना, जो छोटे मोटे हमारे संरक्षण के, जल संरक्षण के
जो हमारे उपाय हमने अपनाए हुए हैं उनको ठीक रखना, जिसमें खंतियां हो सकती हैं, छोटे मोटे चेक डैम्स हो सकते हैं नालों में, या फिर सीढ़ी नुमा खेत हो सकते हैं, उनको ठीक रखना। तो ये सारी बातें हैं और इनके तमाम साथ बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के जो किसान हैं, जो लोग हैं, वो वर्षा का जल संचयित कर सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी को और भी ज़्यादा उन्नत बना सकते हैं और मिट्टी के कटाव को भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया कि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वर्षा का जल संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं और ना केवल अपनी खेती बाड़ी को उन्नत बना सकते हैं बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और आत्मनिर्भर बनाने में तो ये काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगा ही। तो बस आज के हमारे इस विचार विमर्श के अंक में इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।